नेक्स्ट वी मूव टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली की भी कहानी कुछ जर्मनी जैसी ही है कि इटली जो है वो 7 स्टेट या प्रोविंस में डिवाइडेड था, या वी कैन से डायनास्टी। सर्डिनिया, एडमोंट, जिसको रूल करते थे इटालियन प्रिंस, एकमात्र स्टेट या प्रोविंस जहां इटालियन पीपल या उसके रूलर का राज था। द रिमेनिंग अदर पार्ट वर रूल्ड बाय द डिफरेंट किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री, वी कैन से। सो नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट इटली का जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कब्जे में था। सेंटर की बात करें यानी सेंट्रल इटली की बात करें, वो पोप के कंट्रोल में था। और फर्दर सदर्न पार्ट ऑफ इटली की अगर हम बात करें तो दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश बॉर्बन किंग, यानी किंगडम ऑफ टू सिसिली की बात कर रहा हूं, तो वो बॉर्बन डायनेस्टी के कंट्रोल में था। अब हमने पिछले मॉड्यूल में गुजुप्पी मजीनी के बारे में, जो एक महान रेवोल्यूशनरी रहे, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई इटली में। कहीं न कहीं इनका सबसे बड़ा योगदान रहा यूनिफिकेशन में। तो गुजुप्पी मजीनी ने जो है सीक्रेट सोसाइटीज की मदद से इटली को यूनिफाई करने का प्रयत्न किया। पहली बार 1831 में और दूसरी बार 1848 में। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों बार उन्होंने जो है उनको सक्सेस नहीं मिली। फाइनली इटली को यूनिफाई करने की जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर्डिनिया, एडमोंट, राइट, जहाँ इटालियन प्रिंस का रूल था, उनके कंधों पर आई या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और ये भी समझते थे कि जब तक इटली एक नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल development and domination of Italy is not possible. So the first work is to unify Italy. So again the responsibility comes on the chief minister Cavour. Talking about chief minister Cavour, जैसे ऑटोमन बिस्मार्क जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे, यहाँ हम इनको कह सकते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। कैवर की बात करें तो ना ही वो एक रेवोल्यूशनरी थे और ना ही डेमोक्रेट थे। ही वॉज बोर्न इन इटली एन इटालियन पर्सन। तो जितनी अच्छी तरह उनको इटालियन लैंग्वेज बोलना आता था, उतनी ही अच्छी तरह उनको फ्रेंच भाषा भी बोलना आता था। और इसी खूबी का, इसी अच्छी बात का उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने फ्रांस के साथ जो है डिप्लोमेसी की। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिप्लोमेसी उन्होंने फाइनली 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। क्यों? फ्रांस की मदद मिल गई। फर्दर गुजुप्पी गरिबाल्डी का साथ मिला कैवर को, और गुजुप्पी गरिबाल्डी को पीजेंट्स का साथ मिला, वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, तो उनकी मदद से उन्होंने आगे जाकर जो है सदर्न पार्ट जो हमने बात की थी, यानी स्पेनिश किंग जहाँ रूल करता था, बॉर्बन स्पेनिश किंग यानी किंगडम ऑफ टू सिसिली को फाइनली हराया। और इस तरह जो है इटाली भी यूनिफाई हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो कुछ इतिहासकारक यानी हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि नेशन स्टेट की जो थ्योरी है वो ब्रिटेन से शुरू हुई है। वहीं कुछ कहते हैं कि फ्रांस से शुरू हुई है, यानी ये थ्योरी या ये टर्मिनोलॉजी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई है। बट जो भी हो, ब्रिटेन जो है वो एक नेशन नहीं था,
18th सेंचुरी से पहले, वो तो स्पष्ट है। यानी नो ब्रिटेन नेशन वॉज देयर बिफोर 18th सेंचुरी। अब ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर कौन से लोग मिलकर, यानी एथनिक कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो क्या थी, तो नॉर्मली एथनिक कॉम्पोजिशन या ग्रुप देखें तो द इनहैबिटेंट ऑफ ब्रिटेन कंप्राइज्ड ऑफ इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड Irish. They all together formed Britain. इन सभी लोगों का, यानी वेल्स का, स्कॉट का, इरिश का, इंग्लिश का, इन सब के अपने अपने ट्रेडिशंस, कल्चर्स, पास्ट थे। बट धीरे धीरे जैसे समय गया, इंग्लिश लोग ज़्यादा वेल्दी हो गए, और ज़्यादा वेल्दी यानी ज़्यादा पावरफुल। और कहते हैं कि जब पावर और पैसा आता है तो आपका डोमिनेशन बढ़ जाता है, और वैसा ही कुछ इंग्लिश लोगों ने भी किया। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने मोनार्की को मारा लात और 1688 में कब्जा कर लिया, यानी monarchy was abdicated and now English Parliament came to power in 1688. It means now English are going to dominate the Parliament. आगे जाके 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन की गई थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके कारण द ग्रेट Britain was formed. As I said, so the act led to the formation of Great Britain. अब जब ग्रेट ब्रिटेन बन गया तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब पार्लियामेंट के अंदर किसकी चलने वाली है, इंग्लिश लोगों की। तो इन लोगों ने फाइनली अब धीरे धीरे स्कॉटिश पीपल के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। स्कॉटिश लोगों को उनका कल्चर, उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कुछ भी फॉलो नहीं करने दिया जा रहा था। इवन उनका जो क्लोथ्स है वो भी उनको नहीं, यू कैन नॉट वियर द क्लोथ्स ऑफ योर ट्रेडिशन, ऑफ यू हैव टू वियर द क्लोथ्स ऑफ आवर कल्चर। इवन उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी उसका इस्तेमाल नहीं, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। यानी इनके हर एक पहलू पर, फिर वो स्पिरिचुअल हो, कल्चरल हो, ट्रेडिशनल हो, पॉलिटिकल हो, हर एक पहलू पर स्कॉटिश के ऊपर इंग्लिश का वर्चस्व देखने को मिला। और फाइनली दे गॉट मर्ज्ड विथ ब्रिटेन, और इस तरह जो है स्कॉटलैंड जो है वो ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर स्कॉटलैंड के पीपल जो है वो कैथोलिक हैं। क्रिश्चियन में आपको पता होगा कि दो प्रकार के होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो स्कॉटलैंड में भी जो है वो कैथोलिक की संख्या ज़्यादा थी। तो फाइनली उन्होंने कैथोलिक को सप्रेस कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट है। तो उन्होंने उनकी मदद से कैथोलिक्स को सप्रेस किया और फाइनली स्कॉटलैंड इनका हिस्सा बन गया। आयरलैंड की बात करें तो उसका भी भविष्य कुछ ज़्यादा उज्जवल नहीं था, उसका भी नसीब कुछ स्कॉटलैंड जैसा ही रहा, यानी कहानी सिमिलर ही है। तो आयरलैंड की भी बात करें तो वहाँ पे भी क्रिश्चियंस ही है, दैट इज़ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि इंग्लिश में प्रोटेस्टेंट्स हैं, मैक्सिमम पीपल ऑफ इंग्लैंड आर प्रोटेस्टेंट, इसीलिए उन्होंने आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट की मदद की जो माइनॉरिटी में थे। तो उन्होंने, इंग्लिश लोगों ने माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट की मदद से मेजॉरिटी कैथोलिक को सप्रेस कर दिया, हरा दिया। बट
हमेशा कोई ना कोई रिवोल्ट तो होता ही है, प्रयत्न जरूर किया जाता है। तो रिवोल्ट शुरू हुआ तो वोल्फटॉन और उनकी यूनाइटेड इरिशमैन ने प्रयत्न किया ब्रिटेन को हराने का, उनका मुकाबला किया, बट अनफॉर्चुनेटली 1798 में वो हार गए। और इस तरह आयरलैंड भी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन गया, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। यानी इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ये चारों जब मिलते हैं तब बनता है द ग्रेट ब्रिटेन और द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। फाइनली नया झंडा, नया नेशनल एंथम, नई भाषा इंट्रोड्यूस किया गया और इस तरह इंग्लिश का डोमिनेशन ब्रिटेन के अंदर यानी स्कॉटलैंड और इरिश के ऊपर हो गया। दिस वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ वी मूव फर्दर, विजुअलाइजिंग द नेशन। कैसे हम एक देश को देखते हैं, महसूस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है देशभक्ति या नेशनलिज्म लाने में। तो आइए देखते हैं कैसे यूरोपियन लोगों ने देश को अपने नज़रियों से देखा। एलेगरी की बात करें कि क्यों एलेगरी की रिक्वायरमेंट थी या एलेगरी क्या होता है। तो किसी भी देश को या व्यक्ति को पोर्ट्रेट करके दिखाना बहुत ही आसान होता है। जैसे अलग अलग चौराहे पर हम बड़े बड़े महानुभाव, पॉलिटिशियन, रेवोल्यूशनरी नेता, संत, इन सब के जो है स्टैच्यू चौराहे पर लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हाँ ये हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिनकी प्रतिमा चौराहे पर स्थापित की गई है। तो एक रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ होती तो उनकी मूर्ति से हाँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर हैं, द मैन हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। गांधी जी की होती है तो उन्हें देखकर हाँ ये हमारे बापू हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसने हमारे भारत को एक किया। नेता सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह हम किसी व्यक्ति को आसानी से पहचानते हैं। तो ये चीजें काफी सरल होती, पर किसी देश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 18th और 19th सेंचुरी के दरमियान जो है आर्टिस्ट लोगों ने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया, रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट द नेशन इज। ये नेशन की छवि है, पिक्चर है, और लोग उसे फॉलो करने लगे। नेशन जो उस समय एक फीमेल फिगर रिप्रेजेंट करता था, अब जब हम ये फीमेल फिगर की बात करें, ये कोई रियल लाइफ से रिजेंबल नहीं करता था। इट वॉज टोटली एन इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट, जिसका अगर बाई चांस किसी के साथ मेल हो जाए तो वो एक संजोग है, अदरवाइज इट वॉज टोटली अ फिक्शन of the artist. So that's why abstract idea of nation formed the concrete for the spreading of nationalism. Female figure became allegory of the nation. और इस तरह देश को हम बोलते हैं भारत माता, राइट। तो भारत माता जो है वो एलिगरी है, उनका पिक्चर बनाया गया। लोग उसे देखकर प्रेरित होते हैं, हाँ ये हमारी भारत माता है, हमें इनके लिए लड़ना है, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और हमारी भारत माता को आज़ाद करना है। तो पेंटिंग्स आप देखते हैं कि भारत माता जो है वो चेन में है। तो दिस इज हाउ द पेंटर स्टार्टेड शोइंग द नेशन।
क्यों एलेगरी की आवश्यकता पड़ी? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन नहीं तो लोग उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो फ्रेंच आर्टिस्ट यूज फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रेट आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने देखा था कि कैसे फ्रेंच आर्टिस्ट ने जो है फीमेल एलेगरी का इस्तेमाल करना शुरू किया to represent ideas like liberty, justice and republic। हमारे देश में ही देख लें, कानून जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन विद द बैलेंस, व्हाट डज इट शो? कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति एक समान है। इसीलिए आपने देखा है कि उनकी आंखों पे पट्टी होती है। तो जो भी व्यक्ति सामने आता है कटघरे में उसे नहीं देख सकते, कौन विटनेस दे रहा है वो नहीं, सब कुछ सबूत के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। फिर वो अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। That's what it represents. These ideas were shown via through objects or symbols। यानी ये जो आइडियाज होते थे लिबर्टी के, जस्टिस के, रिपब्लिक के या फ्रीडम के, तो उन्हें या तो किसी सिंबल्स के द्वारा दिखाया जाता था या ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। तो जैसे इंसाफ की देवी, तो उनकी स्टैच्यू वो बताता है। फ्रांस के अंदर अगर हम देखें तो ब्रोकन चेन्स, इसका मतलब होता था कि वो व्यक्ति अब आज़ाद है। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो जस्टिस रिप्रेजेंट करती थी। तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स कि या ऑब्जेक्ट या ये साइन क्या रिप्रेजेंट करते थे। जैसे स्नैक रिंग जो थी तो नो एंड ऑफ द पावर, गोल्डन स्टिक सो दैट वाज द पावर ऑफ द रॉयल्टी। तो इस तरह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे और यहाँ पे भी हम देखेंगे। मेरेन एलेगरी जो फ्रांस में इस्तेमाल की गई थी, तो इसके बारे में, तो मेरेन जो है एक बहुत ही कॉमन नाम है फ्रेंच भाषा में। कॉमनली ज़्यादातर लड़कियों का नाम मेरेन होता ही है, इसीलिए ये काफ़ी फेमस और रखा भी गया। अब इनके कैरेक्टर की अगर बात करें मेरेन की, तो उनके कैरेक्टर जो है वो क्या बताते हैं? तो मेरेन रिप्रेजेंट्स लिबर्टी, रिपब्लिक, ये प्रतीक है। तो जैसे कि रेड कैप, तो इसके माध्यम से उन्होंने रेड कैप, ट्राई कलर, पॉकेट, ये सभी चीज़ें दिखाई गई थी। इनके जो स्टैच्यूज होते थे ज़्यादातर ये चौराहे पे, जिसे हम पब्लिक स्क्वायर कहते हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कशन किया कि महान नेताओं के, लीडर्स के, रेवोल्यूशनरीज के जो स्टैच्यूज हैं अलग अलग जगह पे, खासकर चौराहे पे या गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने लगाया जाता है या गार्डन्स में लगाए जाते हैं। तो मेरेन की स्टैच्यूज अलग अलग चौराहे पे लगाई जाती ताकि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सके, लोगों को प्रेरित करे, यूनाइट करे। इसलिए चौराहे पे जहाँ से लोग आते जाते उनको देखे और प्रेरणा मिले। और इनकी इमेज जो है कॉइन्स और स्टैम्प्स के ऊपर भी, जैसे आज महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, उनके प्रिंसिपल को जीवित रखने के लिए तो कॉइन्स या करेंसी के ऊपर उनका पिक्चर देखने को मिलता है। पुराने सिक्के देखो तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो मिल जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मिल जाता है। स्टैंप में देखें तो स्टैंप के ऊपर भी इंदिरा गांधी जी का फोटो होता था, जवाहरलाल नेहरू का फोटो होता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी का, गांधी जी का। तो इस तरह से उनकी इमेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया ताकि लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। सिमिलरली जर्मेनिया, जो जर्मनी के लोगों के लिए एलेगरी थी, राइट। सो एलेगरी फॉर द जर्मन्स, जर्मेनिया का आगे हम बात करें तो उनका जो पहनावा है तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब ये जो जर्मन के अंदर जो ओक होते हैं, तो ये जर्मन ओक क्या रिप्रेजेंट करता है? हीरोइज्म। इस तरह जर्मेनिया जो है जर्मन लोगों के लिए जो है
प्रेरणा का स्रोत बनी और उनको अपने नेशनलिस्ट फीलिंग उजागर करने में, नेशनलिज्म लाने में प्रेरणा रूप बनी. Finally, we come to the last topic of the chapter, tensions in Balkan state. कि क्यों बाल्कन्स 1871 के टाइम पे एक बहुत ही टेंस एरिया बना. तो बाल्कन्स जो आज का प्रेजेंट डे अगर हम कहें तो ये कंट्रीज उस समय उसका पार्ट हुआ करता था. रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सभी जो है उस समय बाल्कन्स बनाते थे. यानी बाल्कन कंसिस्ट ऑफ दीज प्रेजेंट countries and they all were popularly known as slaves. And why? Because they were the part of the Ottoman Empire. ये उसके अंदर as a slaves they used to give the revenues. बाल्कन जो मैंने आपको कहा कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा. जब रोमांटिज्म शुरू हुआ तो इन सभी देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना आई और आगे जाकर ये सभी धीरे धीरे बाल्कन स्टेट्स जो है वो ऑटोमन से अलग हो गए. अब जब ये इनमें रिवोल्ट या नेशनलिज्म शुरू हुआ तो ऑटोमन एम्परर ने प्रयत्न किया इनको कंसेशंस दे, छूट छूट जाए, मॉडर्नाइजेशन आए, पर ऑटोमन राजा का ये प्रयत्न सक्सेसफुल नहीं रहा. फाइनली धीरे धीरे एक के बाद एक बाल्कन स्टेट्स आज़ाद होते रहे. इन्होंने कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि याद आता है कि वंस अपॉन अ टाइम वी वर फ्री, वी वर हैविंग अ वेरी रिच कल्चर है, राइट. तो वो जब याद आता है तो हमें एक लड़ने की ताकत मिलती है. तो इनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ कि इन्होंने रियलाइज किया कि एक समय हम जो है आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, हमारा कल्चर हम फ्रीली फॉलो कर सकते थे, बट इनके आने के बाद हम नहीं कर पा रहे थे. वो सुनहरे दिन, गोल्डन पीरियड या एरा याद करके इनमें नेशनलिस्ट फीलिंग आई और इन्होंने लड़ने का इरादा बनाया और एक के बाद एक बाल्कन स्टेट्स आज़ाद हो गए. जब आज़ाद होते हैं तो बट ओबियसली एक कॉमन है कि अब हमें फिर से खड़ा होना है. वंस अगेन वी वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन. सो नाउ द कंपटीशन बिगेन अमंग द बाल्कन्स. एक बाल्कन कंट्री या स्टेट दूसरे को हड़प ले, दूसरा जो है तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी बढ़ने लगी, जिसके कारण इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई बाल्कन्स में. दूसरी साइड जो बड़े बड़े पावर्स थे, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए, जर्मनी, ये सब के बीच में भी काफ़ी राइवलरी चल रही थी और उनका क्यों बाल्कन के ऊपर नज़र थी. ये बाल्कन्स अगर हमारे अंडर आ जाए, हमारी पावर और भी बढ़ जाए. तो कहीं ना कोई बाल्कन या तो एलाइज का हिस्सा बना या एक्सिस का हिस्सा बना. और फाइनली जब ये हुआ, सो बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी एंड जेलसी अमंग द बाल्कन्स एंड बीइंग द पार्ट later on of the great powers, it led to First World War. कहीं ना कहीं ये बाल्कन्स की एक मुख्य कारण था, अनेकों में से एक मुख्य कारण था बाल्कन्स, जिसने पहले विश्व युद्ध को हरी झंडी दिखाई. Hope you enjoyed, understood each and every topic. Any doubt? Do contact.